कौन सी ताजमहल ताजमहल? नो नो, हंग्री एंड पुअर मैन। भाई थैली चलेगा। तेरी तो अरे इसमें कैसे बैठेगा? घड़ी करके डालू क्या? ये तेरी हाइट क्या है? What? हाउ लॉन्ग? Oh, 5'6". ये फुट ला रे बा। ला भाई। चल मेरे साथ। कौन सी ताजमहल? हाँ ओके, आई शो यू भुक्का इंडियन, वेरी भुक्का। चल अंदर। What's up guys, my name is आयुष्मान त्रिपाठी and welcome back to my channel The Liberal पंडित। दोस्तों इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि चाइनीज आर्मी सेट बैक कर चुकी है। जो गलवान वैली में स्टैंड ऑफ चल रहा था वो धीरे धीरे डी एस्केलेशन की ओर मुड़ रहा है और पूरी दुनिया का जो प्रेशर आया है चाइना पे, फिर चाहे वो यूएस की तरफ से हो, जापान की तरफ से हो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो, वियतनाम की तरफ से हो। इसको पता नहीं है किससे पंगा ले रहा है। वो अंधे हो जाएंगे तेरे। क्या हुआ सिंघम भैया, कोई प्रॉब्लम? अरे कुछ नहीं हुआ, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। कुछ हो रहा है तो बोलो सिंघम। कोई था कुलाड़ी फावड़ा एक एक हथियार लॉरी भर के लाए हैं। सॉलिड अकड़ है ना तेरे को, कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं तेरी अभी के अभी। कुत्ता तुझा कार का कचरा जमा होने नहीं देंगे, समझ लगा? देखा, समझा? तेरी एक आवाज पर पूरे काम ने क्या किया। अब खाली सोच कि मेरी एक आवाज पर ये तेरा क्या करेंगे, अभी के अभी। पतलून तो तेरी गीली हो गई अभी के अभी। मौजी सटकेल। चाइना को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करी है। उसके बाद जो इंडिया ने कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे कि बायकॉट चाइना की जो भयंकर मुहिम चलाई, जिसमें चाइनीज एप्लीकेशंस को बायकॉट किया इंडियन गवर्नमेंट ने और उनको परमानेंटली बैन कर दिया है, जिनकी संख्या 59 है। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर कुछ लोग, कुछ 50 साल के युवा बेवकूफ लोग ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला और कहा है कि प्रधानमंत्री सामने आकर जवाब क्यों नहीं देते। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहाँ छुप गए हैं? आप बाहर आइए, डरिए मत। A few moments later. तेरा बाप आया। कुछ लोग जो कि 50 साल के हो गए हैं बट फिर भी वो बेवकूफ हैं या फिर उनको समझने में टाइम लगता है, वो ये सवाल पूछते थे कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। और इसी बात का जवाब देते हुए ये लद्दाख में जाके जो भाषण 11,000 के फीट पर दिया था, क्या सीरिया के लिए दिया था या श्रीलंका के लिए दिया था या ये होनोलुलु के लिए दिया था, बैंकॉक के लिए दिया था? समझने वाले इतना भी नहीं समझ सकते चीन के लिए दिया था। और नाम लेना आवश्यक नहीं होता हर जगह। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अभी कहूंगा 50 साल का नासमझ बच्चा, मैंने नाम लिया मगर समझने वाले समझ गए कि 50 साल का नासमझ लड़का कौन है। मैं कहूंगा वो माँ जो बेल पे बाहर है, मैंने नाम लिया मगर समझने वाले समझ गए कि कौन सी वो माँ है और कौन सा वो बेटा है, दोनों बेल पे बाहर है। हमेशा नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूंगा हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर समझने वाले समझ गए कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार कौन है। मैं नाम नहीं लूंगा मगर मैं कहूंगा कि देखो एक ऐसा परिवार था जो चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़ा गया था डोकलाम के समय साजिशें करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ। उनकी फोटो भी आई थी, मैंने नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर समझने वाले समझ गए कि वो धोखेबाजी कौन सा परिवार कर रहा था। तो नाम लेने की आवश्यकता। बट यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, जो कि डायरेक्टली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करती है। सीपीआई स्कूप वूप ने अभी रिसेंटली सीताराम याचुकी का इंटरव्यू लिया, जिसमें उनका बहुत सारा प्यार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर सामने आया है। अब चाइना कितनी बार गए हो? एक अफिनिटी तो होगी ना चाइना के प्रति आपकी? बिल्कुल या किसी भी कम्युनिस्ट की? बिल्कुल, दुनिया में सब कम्युनिस्टों के साथ एफिनिटी होती है। ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं है आज की जियोपॉलिटिक्स में? क्या अक्रॉस बॉर्डर लाइन एक ऐसी एफिनिटी रखना? क्यों? इनफैक्ट अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। इनफैक्ट अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। तो लगता है वो ट्रूली एक कम्युनिस्ट देश है या नहीं? यू सी देयर फॉल्ट्स? दे आर अडेप्टिंग टुडेज कंडीशंस टू देयर society and they're doing it very successfully. I love you. चाइना कम्युनिस्ट विचारधारा की जो इनकी लिंक है वो कितनी ज्यादा मजबूत है। बुरी तरीके से ये लोग कभी इंडियन गवर्नमेंट का ना ही इंडियन आर्मी का सपोर्ट करते हैं। आपको याद दिला दूं कि 1962 के वॉर में यही कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम इंडियन सोल्जर्स यानी कि हमारी भारतीय सेना को हम
ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यही लोग फ्रंट पर आकर कहते हैं कि इंडिया में यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, या फिर ये कहिए कि इंडिया में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार होते हैं, यहाँ की जो माइनॉरिटी सेशन है उस पर बहुत ज़्यादा खास अत्याचार होते हैं, उनको ना ही बोलने दिया जाता है, ना ही उनको प्रदर्शन करने दिया जाता है। दवा लेने गए 51 साल के विनोद हिंसा का शिकार हो गए, दंगाइयों ने उन्हें पीट कर मार डाला। चलो मान लिया मैंने कि तुम ही दलित राइट्स के नायक हो, सवाल तो बनता है कि फिर अब तुम क्यों ये गायब हो? आउटरीच करने में तो तुम सबसे पहली पंक्ति में मिलते, ट्विटर पे हैशटैग तुम्हारे आए दिन ट्रेंडिंग पे रहते, आपसी झगड़े में भी तुम जाग का एंगल डाले हो, बुद्धिजीवी वाला काले मन पर पर्दा डाले हो, पर भूल गए क्या विनोद कश्यप भी तो एक दलित था, रोड पे हत्या कर दी उसको क्यों तुमको नहीं दिखता? मैं यहाँ पर ध्यान दिला दूं कि चाइना में रोहिंग्या मुसलमानों ने भी यूएन में जाके एक केस फाइल किया है कि किस तरीके से उन पर ब्रूटल तरीके से अत्याचार हुए, उनका नरसंहार किया गया। इवन मस्जिद में जब वो नमाज पढ़ते थे उस वक्त उन पर बसेस चलवा दी जाती थी और बिना देखे तमाम लाखों लोगों को मार दिया जाता था। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही विचारधारा है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इतना बुरा अत्याचार कर रही है। और आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हों तो उनके ऊपर बसें चलवाई गई हों। अगर ऐसा हो भी जाता तो दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज अचानक से सबके सामने आ जाती और खुलेआम इंडिया का अपोज करने लगती। लेकिन चाइना जब रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो सब शांत हैं और कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कमाल है। मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मां की चूत तेरी, टकटों के सौदागर। बट सीपीआई नेता से जब ये पूछा गया कि आपके बारे में इसका क्या ख्याल है तो वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कॉमरेड, ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो मुस्लिम्स की, ये रिपोर्ट्स आई है। नहीं ये रिपोर्ट बतानी चाहिए, उनसे पूछो तो बोलते बकवास है ये सब। लेकिन कभी भी कहीं भी एक दोस्त की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा कि शरद पवार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। बट जो वो हांगकांग में कर रहे हैं, या फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी तो है ना उस देश में। आप अभी वहां पे जी को जाके क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते ना, एक स्टैंड अप कॉमिक जी पे जोक्स नहीं मार सकता ना। यहाँ पे मार सकते हो, यहाँ पे मार सकते हो। ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? और मोदी जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है क्रिटिसिज्म इज बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। खाली मेरे को डायरेक्टली मत बताओ। इसलिए मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग। आपने सुना ये कहते हैं कि वो सब बकवास है। बट जब इंडिया में यही सारी चीजें होती हैं तो लोग फेमिनिज्म को उठा के सामने रख देते हैं। शाहीन बाग का इंसिडेंस आप में से कोई नहीं भूला होगा। पूरी दिल्ली को जलाकर राख कर दिया गया था उस पीसफुल प्रोटेस्ट को, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं। मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट। और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मारो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी। Meanwhile, बट इस पीसफुल प्रोटेस्ट को आप नहीं भूले होंगे जिसमें कि न जाने तमाम कितने लोगों के घर तबाह हो गए, घर जल गए, लोग मर गए, न जाने कितने लोगों के साथ रेप और न जाने कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई। बट कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। तो यहाँ पर कुछ लोग फिर भी ये कहते हैं कि इंडिया में प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं मिलती, वहाँ के माइनॉरिटीज पर अत्याचार होता है। भले ही भारत के टुकड़े कर दिए जाएं या फिर भारत को जला के राख कर दिया जाए या फिर शाहीन बाग जैसे 2-3 और इंसिडेंट्स भले ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन इन लोगों के लिए हमेशा माइनॉरिटीज कुछ नहीं करती हैं। पत्थर फेंकने वाले मासूम होते हैं। बुरहान वानी तो टेररिस्ट था ही नहीं। इवन गलवान वैली का जो इंसिडेंस हुआ था, लोग पीएम से तो सवाल पूछते हैं कि आप चुप क्यों हैं, आप शांत क्यों हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे। कुछ युवा नेता हैं, कुछ युवापन दिखाते हैं। बट गलवान वैली के इंसिडेंट्स में सीपीआई का ही जो स्टेटमेंट आया था उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ। आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ। उन्होंने
चाइना का नाम तक मेंशन नहीं किया। बट मोदी चाइना का नाम मेंशन क्यों नहीं कर रहा है, मोदी ने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया, मोदी ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में वो खूब ढेरों सवाल पूछते हैं। भले ही उनके दादा परदादाओं ने इस देश को टुकड़े टुकड़े पे मजबूर कर दिया हो, तो इनकी ये जो मोहब्बत है, इनका ये जो प्यार है, वो कभी सामने तब नहीं आता जब हमारे देश को इनकी ज़रूरत होती है, पूरे यूनाइटेड होने की ज़रूरत होती है, तब ये लोग कभी फ्रंट पर नहीं आते। बट जब भी देश के टुकड़े करने की कोई बात आती है, जब भी देश को जलाने की कोई बात आती है, या फिर कोई ऐसे लाइन आ जाती है, या फिर कोई ऐसा फैक्ट सामने आ जाता है जिसमें इनको अपोज करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, या फिर ये दिखाने का मौका मिल जाता है कि भैया इंडियन माइनॉरिटीज़ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, भले ही हांगकांग में चाइना कुछ भी कर रहा हो, ये सारी बातें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली है कि इंडिया में सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किस नेगेटिव नैरेटिव में किया जाता है, और इंडिया में सेकुलरिज्म को कितना ज़्यादा मिसयूज करने वाली पावर्स हैं, और वो उसको खुलेआम मिसयूज करती हैं, सड़क पर बैठकर संविधान का पर्चा फाड़कर मिसयूज करती हैं, और कोई उन्हें रोकने नहीं आता। उनके माथे पर सेकुलरिज्म का टैग लगा हुआ है, उनके माथे पर माइनॉरिटी का टैग लगा हुआ है, और यही माइनॉरिटी वाले लोग हमेशा देश को जलाने की बात करते हैं, और तब लोगों को इनका ना ही रिलीजन दिखाई देता है और ना ही कास्ट नजर आती है। जब यही सारे लोग देश को जलाने की बात करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, तब यही सारे लोग अचानक से सामने आके कहते हैं कि प्रोटेस्ट और आतंकवाद को हमें रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट और आतंकवाद को रिलीजन से हमेशा सेपरेट रखना चाहिए, भले ही कब्र खुदने के बाद उसके लिए नमाज पढ़ी जाती हो। बट अचानक से जब भी कोई टेररिस्ट मोहम्मद या अफजल गुरु के नाम से निकलता है, तो कुछ लोग हमेशा ये बात कहने लगते हैं कि भैया प्रोटेस्ट और टेररिज्म को हमें रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे देश में नैरेटिव चल रहा है और सेकुलरिज्म का नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।